नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी प्लस सी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग सामान्य हिंदी के पोर्शन में 3 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। आज आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं चौथे प्रैक्टिस सेट की। प्लीज़ आप लोग जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। पहले जो है दिया गया एक गद्यांश, इसे पढ़ना है तो हम लोग गद्यांश को पहले अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसी से इसका आंसर निकलता है, तो इसे पढ़ना जरूरी होता है। गद्यांश है आपका, देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा और जो छीड़काय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। गांधी जयंती जो है गांधी का जन्म दिवस है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपका पूरे महात्मा गांधी के बारे में दिया है। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं देखिएगा। दिया है महान आत्मा का स्वामी कौन है, सीधे सीधे पता चल रहा है कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जयंती कब मनाते हैं? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, छीड़काय का अर्थ क्या है? तो छीड़काय का अर्थ होता है दुबला पतला शरीर वाला, ठीक है ना। तो सही जवाब ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, कौन सा, दुबला पतला शरीर वाला व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? तो ये सब जो है आपके ऑप्शन डी से हो जाएगा, गांधी जी के हथियार थे सत्य और अहिंसा। ऑप्शन यहाँ से डी सही है। पेन के थोड़ा मोटा करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे हैं। तो आपने गद्यांश में पढ़ा कि स्वर्णाक्षरों में लिखे हैं। सही जवाब ऑप्शन बी, स्वर्णाक्षरों में लिखे गए हैं। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्वक वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? सही जवाब हो जाएगा आपका 6ठे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ये जो है अनुपमान अलंकार है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से ए सहीगा, अनुपमान अलंकार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, जायसी किस धारा के कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आप लोग जानते हैं। ये जो है आपके प्रेम मार्गी भक्ति धारा के जो है कवि थे। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, 7वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ये सूफी परंपरा से जो है संबंधित थे। इन्होंने नागमती का वियोग वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटि पूर्व है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दही दधी दही। ये आपका त्रुटि पूर्ण है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा 8वें नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। क्योंकि जिस जो है दधि जो होता है तत्सम होता है। देखिए पहले दधि जो है तत्सम होता है, दही जो है तदभाव होता है, ठीक है। और संयुग्म में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 9वां क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन बी जो है ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन होता है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा ज्ञ, जो कि ज और इ से मिलकर बना होता है। और संयुक्त, जैसे और संयुक्त की बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो इसमें जो है छ आ जाता है, स्र आ जाता है, त्र आ जाता है। ये सब जो है संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। अगले पेज पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, त जो है वह दंत ध्वनि, ठीक है ना। त जो है दंत ध्वनि। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है होगा KTM 2, ठीक है ना। KTM 2 इस तरह से आता है, कंठ होता है, तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है, दंत होता है, इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था?
तो बिहारी जी का जन्म जो है बात करें तो सही जवाब ऑप्शन सी, ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, कहाँ हुआ था, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। और यह जयपुर के राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे, यानी उनके दरबार में रहे थे, ठीक है ना। और जो है ये बिहारी सतसई नामक पुस्तक की रचना की और ये रीति काल के प्रसिद्ध कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार कौन सा है। ध्यान से पढ़िएगा, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इसमें से अलंकार पूछा है। सही जवाब हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें प्रतीप अलंकार है, ठीक है ना। इसमें कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अष्ट का तद्भव रूप क्या है। तद्भव पूछा है अष्ट का, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। 8 इसका तद्भव है, ठीक है ना। अष्ट का तद्भव क्या होता है, 8 होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, इस पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन करना है। इसमें बताना है आपको कौन सा अलंकार है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें जो है यमक अलंकार है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का यमक अलंकार है, ठीक है। पंक्ति में यमक अलंकार है क्यों, जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार का उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। बहुत बार ये उदाहरण पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर का दिया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में कौन सा रस है, इसमें रस पूछा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें जो है श्रृंगार रस है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से बी से जो कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। इसमें जो है मीरा और कृष्ण, भगवान कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। और इसमें देखिए श्रृंगार का जो है यहाँ संयोग श्रृंगार होगा, क्योंकि देखिए श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, तो संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। यहाँ पर संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, देखते हैं। यहाँ से दिया गया आपका गोबर गणेश, यह किस समास का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह है आपका करण तत्पुरुष है, ठीक है ना। गोबर गणेश जो है करण तत्पुरुष का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर का दिया गया है, रहीमन चुप हैं बैठे देखी दिनन के फेर, जब नीके दे आई हैं बनत न लगी हैं बेर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। देखिए छंद से भी क्वेश्चन आ गया। सही जवाब बनता है इसमें जो है आपका दोहा है। कौन सा छंद है, दोहा है। ऑप्शन ए सही होगा 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। दोहा की अगर बात करें तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है और इसमें प्रथम तीन चरण, प्रथम और तीसरे चरण में यानी विषम चरणों में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन है। चरमोत्कर्ष लिखना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो है चरमोत्कर्ष इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है। 19 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सबसे जो है सर्वोत्तम है। ये है आपका जो है त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। क्योंकि सर्वोत्तम किस तरह से लिखा जाता है, रूप सर्वोत्तम होगा, जबकि सर्वोत्तम शब्द सबसे उत्तम से पहले मिलकर बना है, अतः यह प्रयोग व्यर्थ है। सबसे उत्तम बोल दिया तो आपका सर्वोत्तम हो गया। सर्वोत्तम जब सबसे बोल दिया तो यहाँ सर्वोत्तम लिखना उचित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, उपसर्ग को कहते हैं। तो उपसर्ग जो होता है आपका ऑप्शन ए सही का शब्दांश होता है। किसी शब्द का कुछ अंश होता है, इसलिए इसे शब्दांश बोलते हैं। ऑप्शन ए सही होगा 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, क्योंकि यह जो शब्द के पहले आकर उसका जो है विशेष अर्थ प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पवन शब्द में कौन सी संधि है। 21 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें अयादि संधि है। ऑप्शन सी से हो जाएगा कौन सी,
अयादि संधि है पवन में। यहां से सी लगाएंगे। अगले पेज पर आते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका, जिस समास में पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे जो है द्वंद्व समास कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए इसे द्वंद्व समास कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिए कि ये भी कभी कभी पूछ जाता है। कौन कौन? पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व और तीसरा आपका वैकल्पिक द्वंद्व होता है। इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा था। सही जवाब है यह होगा आपका तिरह धनकार। यह आपका तिरह धनकार होगा। इस क्वेश्चन को कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। यह आपका विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। इसमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कृष्ण जो है वह तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी से हो जाएगा कृष्ण, यह आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन। वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं, ठीक है ना। 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य र ल व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार मिलाना है, ठीक है ना। इसी में कौन सा समय, यानी पहला दे दिया गया, अंतिम दे दिया गया, और बीच में कौन से नंबर पे कौन आएगा, यही पूछा है। दिया है समय को परखने वाला, लास्ट में दिया है हो जाता है। सही जवाब होगा। कैसे सही क्रम बनाएंगे? लगेंगे समय को परखने वाला, उसके बाद आएगा रंक से धनवान। कहाँ दिया गया है? दूसरे नंबर पे ए आएगा, रंक से धनाढ़, ठीक है ना। रंक से धनाढ़ और समय की उपेक्षा, ठीक है, करने वाला। तीसरे नंबर पे ए आएगा, समय की उपेक्षा करने वाला। करोड़पति भिखारी से, देखिएगा करोड़पति भिखारी से, तीसरे नंबर पे ए आएगा। कहाँ गया? भिखारी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे हम लोग पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है ना। 25 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले नंबर पर आएगा र, माफ कीजिएगा, ये दूसरे नंबर पर यह आएगा, तीसरे नंबर पर वह आएगा और चौथे नंबर पर ल आएगा, ठीक है। तो पहले नंबर पर क्या लगाते हैं, इसे थोड़ा सा हम लोग इरेज करेंगे ताकि अच्छे से दिखाई दे। इसे इरेज करेंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, क्योंकि समय को परखने वाला, रंक से धनाढ़, उसके बाद ल आएगा, करोड़पति से भिखारी, उसके बाद यह आएगा और समय की जो है उपेक्षा करने वाला हो जाता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी सही कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है आपका। 26 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, खूंटियाँ होती है। ऑप्शन सी से हो जाएगा क्या? खूंटियाँ होती हैं, ठीक है। देखिएगा 25 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसे आप लोग जो है संशोधन कर लीजिएगा। उसका ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन सी सही होएगा, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो दोहा का विपरीत आपका होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोहे की विपरीत की बात करें तो ये होता है, दोहा के बाद में देखते हैं तो दोहा एक मात्रिक अर्धमात्रिक समछंद होता है। इस छंद को 4 चरणों में विभक्त किया जाता है। पहला और तीसरा जो है समछंद होता है, मतलब मात्राएं समचरणों में होती हैं, और दूसरा जो है 11-11 मात्राएं होती है। पहले में तो तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद का उल्टा जो होता है जो है सोरठा होता है, और सोरठा इसमें दिया नहीं है, तो आपका ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा। क्योंकि सोरठा देखा जाए तो पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोहा और सोरठा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। क्या पंक्ति दी गई है? रूनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चले, कुंजरु कुंज समीर। इसमें अलंकार बताना है।
सही जवाब है ऑप्शन सी, इसमें जो है यमक अलंकार है। ऑप्शन सी से हो जाएगा कौन सा अलंकार, यमक अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो जो दीन दुखियों को भोजन देता है उसे सदावर्त बोला जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सही जवाब है ऑप्शन सी, कीचड़ उठाने का मतलब होता है बदनाम करना। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, बदनाम करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें अगर कारक देखा जाए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें अपादान कारक है। उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, 32 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन बी, जलद जो होता है वह कमल का पर्यायवाची नहीं होता, क्योंकि यह बादल का पर्यायवाची होता है जलद। ठीक है, बाकी सरोज, पंकज, जलजात, ये तीनों के तीनों जो है कमल के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष का विलोम बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से का परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का विलोम जो सामने हो परत प्रत्यक्ष होता है, जो सामने न हो वह परोक्ष होता है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा। अगले पेज पर आते हैं आप, क्वेश्चन दिया आपका, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो दही शब्द जो है वह आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन बार बार विवादों में आता है, लेकिन दही शब्द जो है पुल्लिंग में आता है। हिंदी में दही हो गया, मोती हो गया, पानी हो गया आदि जो है जड़ द्रववाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो सदैव पुल्लिंग में लिखी जाती हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक का संधि विच्छेद बताना है। प्रत्येक, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रतिधन एक होता है प्रत्येक का संधि विच्छेद। 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये जो है आपका यण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है। यथाविधि, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यथाविधि, यथा हो गया, जथा हो गया, प्रति हो गया, ये सब शब्द जहाँ आ जाते हैं वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि जो है अव्ययी भाव समास में जो है पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद जो है संज्ञा होता है, और समस्त पद में अव्यय के अर्थ का ही प्रधानता होती है। ठीक है ना, यानी पहले पद की प्रधानता होती है। जैसे उदाहरण के देखा जाए, यथाविधि हो गया, ठीक है ना, यथाविधि हो गया, प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया, ये सब जो है आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। 37 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब देखते हैं इसमें, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, क्या होगा, इक प्रत्यय है। ऑप्शन डी है इक प्रत्यय लौकिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। पूजनीय कैसे लिखते हैं, बार बार एक क्वेश्चन पेपर में आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पूजनीय होता है, न कि पूजनीय होता है। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, अपना काम स्वयं करो। ठीक है ना, अपना काम स्वयं करो। ऑप्शन ए से होगा 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रिका का पर्याय बताना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रिका का पर्यायवाची देखा जाए तो कौमुदी होता है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, कौमुदी होता है। अन्य पर्यायवाची देखा जाए तो चांदनी हो गया, चंद्रकला हो गया, ज्योत्सना हो गया, ये सभी के सभी जो है चंद्रिका के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ बताना है। गतानुगतिक, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। ठीक है ना, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला आपका गतानुगतिक कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ बताना है। सही जवाब है ऑप्शन डी,
चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन है आपका यहाँ से डी से हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। ठीक है ना, चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो जो है वह हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा। भारती हरिश्चंद्र जो है हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? यानी कोई शब्द इसमें क्या है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है सार्वनामिक विशेषण है कोई। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, सार्वनामिक विशेषण है। ये सर्वनाम देखा जाए तो इनकी संख्या जो है आपकी 11 होती है। जैसे मैं, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। ठीक है ना, ये आपका सर्वनाम के उदाहरण है। और जब सर्वनाम वाले शब्द विशेषण का कार्य करे तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहता है। ठीक है ना, अगर कोई सर्वनाम है लेकिन वो विशेषण का कार्य करे तो वह आपका सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, जैसे हो गया गुणवाचक विशेषण, कालवाची हो गया, अस्थाईवाची हो गया, रंगवाची हो गया, ये सब गुणवाचक विशेषण। इस तरह से हम लोग देखते हैं। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। यानी सम्मान का कारक बताना है। कौन सा कारक है? सही जवाब है यह जो है अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? देखिए देशज, विशेषज, तत्सम, तद्भव से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा खिड़की शब्द जो है ये आपका देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा, देशज शब्द है। अगला देखते हैं। सकल और शकल का अर्थ क्या होता है? देखिए एक छोटा सा है तो सकल पढ़ेंगे, एक बड़ा सा है तो शकल पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसका अर्थ क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सकल मतलब होता है संपूर्ण और शकल मतलब होता है अंश। तो यहाँ से पूरा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। चौथे नंबर सेट का हिंदी का 50% यहाँ से पूरा कवर हो गया। उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। दिया गया आपका निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? सही जवाब है ऑप्शन डी। मास्की का लघु शिलालेख में जो है इसका नाम अशोक मिलता है। और इसकी अतिरिक्त जो है गुर्जरा अभिलेख हो गया, निट्टूर अभिलेख हो गया, उद्गोखलम जो अभिलेख होगा, इस सभी में जो है इसका नाम मिलता है अशोक। ठीक है ना, और 1800 इसकी अभिलेखों की बात करें तो 1835 में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाबित का संबंध किससे था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जवाबित का संबंध आपका राज्य कानून से था। ऑप्शन ए से हो जाएगा 102 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है 103 नंबर का क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ से, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों का नाम नीचे अंकित दिया गया है। इसमें बताना है कि हुमायूं जो 4 युद्ध लड़ा था इसका सही कालक्रम क्या है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे, पहले कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन देवरा का युद्ध हुआ था, उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था, फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था, फिर सरहिंद का युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा। इस तरह से युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, देवरा का युद्ध जो है जौनपुर की ओर से संग्रह हुमायूं की सेना एवं महमूद लोदी के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, कब लड़ रही थी? 1532 में। उसके बाद चौसा का युद्ध आता है, यह लड़ी गई थी 1539 में, शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। इस तरह से जो है आगे भी युद्ध लड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषता का हिस्सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रहन सहन का स्तर। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, रहन सहन का स्तर।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता। ऑप्शन यहाँ से डी सही है। संविधान के अनुच्छेद जो है 109 के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को अंतिम जो है अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद धन विधेयक जो है स्वतः राज्यसभा से पारित हो जाती है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? अनुच्छेद 109 में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी के समय प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी। ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। कब बिछाई गई थी? जो है डलहौजी के समय बिछाई गई। तो इस पे जो है पहली ट्रेन की अगर बात करें तो बम्बई से थाने तक पहली ट्रेन चली थी, जो कि 1853 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर का क्वेश्चन यहाँ दिया गया है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र बताना है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है बिरसा मुंडा आपके रांची से जुड़े थे। ऑप्शन बी से हो जाएगा रांची से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो है चित्तरंजन दास जी ने किया था। ठीक है ना, चित्तरंजन दास जी ने ऐसा किया था। अलीपुर षड्यंत्र की अगर बात करें तो मई 1908 से मई 1909 तक चला था। एक महत्वपूर्ण कोर्ट ट्रायल था। इसमें जो क्या था 37 अभियुक्त जो थे वो संदेश में थी। इसमें से जैसे खुदीराम बोस हो गए, प्रफुल्ल चाकी हो गए, अरविंद घोष हो गए, ये सब जो है प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपका कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सही जवाब हो जाएगा 109 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन सी से हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो संशोधन के लिए विधेयक या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है, यानी उच्च सदन निम्न सदन कहीं भी लाया जा सकता है। यही संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत आया जाता है। ठीक है ना, इसमें हो जाता है। और यही जो अगर धन विधेयक की बात करें तो इस केवल लोकसभा में आता है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संपूर्ण मानव जाति की 17.5% भारत में निवास करती है। क्षेत्रफल तो 2.4% है, लेकिन निवास जो है 17.5% करती है। ठीक है, अगर यही क्षेत्रफल की बात करें तो भारत क्षेत्रफल के आधार पर 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है, जिसमें से अगर पहले नंबर की बात करें तो रूस आता है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चीन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। यहीं भारत के बाद जो है एक देश की बात करें तो अर्जेंटीना 9वें नंबर पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका? दिया गया है आपका कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट का बनना। ठीक है ना, रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग में जो है पंचायत की जा रही थी। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इससे पहले जो है 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, कौन सा है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है यहीं से आपका ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, सतलज नदी भी निकलती है और सिंधु नदी भी लगती है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ये जो है अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन
आवरण अनिवार्य है। कितना वन आवरण होना चाहिए जो है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संपूर्ण भूमि का जो है 33% हिस्से पर वन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर भाषा में? सही जवाब है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला पेज देखते हैं। तब तक प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया आपका, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो है खात्मा प्लीहा में होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, प्लीहा में होता है। और इनके बनने की अगर बात करें तो ये आपका अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन सी जो है वनोत्पादन द्वारा, यानी वन लगाकर जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय क्या करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है ना, क्या कर सकता है? अवैध घोषित कर सकता है न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा। अगला क्वेश्चन 120 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 रुपए के नोट पर जो है वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है। ठीक है ना, और 1 रुपए से अधिक के जितने नोट होते हैं या उसके अतिरिक्त रुपए होते हैं उस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 121 नंबर का दिया गया है, निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान करें। इसमें से कौन सा परजीवी पौधा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अमर बेल जो होता है वह एक जो है परजीवी पौधा है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा 121 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 122 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तब तक प्लीज आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिया है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, ठोस होती है। पैर की हड्डी क्या होती है? ठोस होती है। यहाँ से ऑप्शन सी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हल्दी जो है तना से रूपांतरित होता है। ऑप्शन यहाँ से डी होता है, हल्दी क्या है? तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद एमबी प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका, कितना नंबर क्वेश्चन है? 124 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, 24 नंबर का क्वेश्चन का मेगाबाइट के लिए। ऑप्शन बी से हो जाएगा मेगाबाइट के लिए। अगला क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है? तो एम्फीबिया किसे कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन डी, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को जो है एम्फीबिया जो है किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ठीक है ना, उभयचर जिसे हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा। जैसे आपके मेढक हो गए, घड़ियाल हो गए, ये सब एम्फीबिया के अंतर्गत आते हैं, उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, विटामिन B12। यहीं B12 का रासायनिक नाम की बात करें, ये भी बार बार पूछा जाता है, तो होता है आपका साइनोकोबालियम नियन होता है आपका विटामिन B12 का रासायनिक नाम। अब विटामिन B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन होता है, ये भी बार बार पूछा जाता है। B1 आपका थायमिन होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर का। दिया गया आपका, गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, फफूंदी के कारण जो है लाल सड़न रोग होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, फफूंदी के कारण। अगला देखते हैं, दिया गया है आपका क्वेश्चन, भारतीय सब्जी अनुसंधान स्थित है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान आपका वाराणसी में स्थित है।
ऑप्शन डी से हो जाएगा, वाराणसी में अनुसंधान स्थित है। वाराणसी के सुंदरपुर नारिया में यह आपका स्थित है। अगले पेज पर क्वेश्चन दिया है आपका, सेब के फल में खाने योग्य भाग क्या होता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, गूदेदार पुष्पासन होता है सेब में जो खाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, बायोगैस जो होता है यह एक व्यावसायिक सोर्स नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण जो है वायुमंडल का ताप बढ़ना जो है बढ़ता है उसे ही हरित गृह प्रभाव बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? 132 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय वन्यजीव संस्थान आपकी देहरादून में स्थित है। यहाँ से आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, पर्वत और पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पर्वत और पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है, मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? यानी जो है ड्रिंक करने से, मदिरा ड्रिंक करने से सबसे ज्यादा कौन सा रोग होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यकृत का सूषण रोग होता है। ठीक है ना, यकृत का सूषण रोग होता है। यहाँ से ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 135 नंबर का, दिया गया आपका, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयोग होता है। तो कार्बन डेटिंग के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? जीवाश्मों की जो है आयु निर्धारण होता है कार्बन डेटिंग के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा, यह है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ये आपके गाजियाबाद में स्थित है और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है क्योंकि सबसे बड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल आपका 2073 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। और यहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली जनपद में है, यह आपका 78 वर्ग किलोमीटर का है। और किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में स्थित है, इसका क्षेत्रफल आपका 227 वर्ग किलोमीटर है। ये सब भी बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किसने लिखी है? चौधरी चरण सिंह ने लिखी है। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 138 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका? क्वेश्चन है आपका, गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ताज निकलने की अवस्था। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ताज निकलने की अवस्था। अब ताज निकलने की अवस्था क्या होती है? तो ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का पौधा होता है गेहूं, और वर्षा इसकी कितनी आवश्यकता होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर इसकी वर्षा की अवस्था, मतलब वर्षा इसके लिए चाहिए होती है। अब बोने का जो है 21 से 25 दिन के अंदर सिंचाई जरूरी होती है, ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? 139 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फतेहपुर जो है वह गंगा के किनारे नहीं स्थित है। बाकी आपका भागलपुर हो गया, कानपुर हो गया, उत्तरकाशी होगा, ये सब जो है गंगा के किनारे स्थित है। यहीं और जिलों की बात करें तो जैसे वाराणसी है, इलाहाबाद, कानपुर, हरिद्वार गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है ना। और गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना आता है, गंडक, घाघरा, ये सब, कोसी, सब गंगा की सहायक नदियाँ।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन विजय की थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, जो है कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसने आपका दक्कन विजय की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्न में से किस संस्था का मुख्यालय रोम में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है FAO का मुख्यालय जो है रोम में है। FAO क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय रोम में है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत होता है कि? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान दिया है और उससे होकर बहने वाली नदियों के बारे में बात करें। थोड़ा छोटा कर लेंगे क्योंकि इसमें कूट दिया गया है, इसे देखेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, दिया है इसमें से कौन सुमेलित है, तो इसमें से कोई भी सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, कोई भी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में। यहीं देखिए जिम कॉर्बेट की बात की गई ना, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में राज्य में अवस्थित है और इससे होकर जो है रामगंगा नदी निकलती है, तो रामगंगा कहीं दिया ही नहीं है। उसके बाद साइलेंट वैली की अगर बात करें तो ये आपका राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है और इस उद्यान से कुंथीपुझा नदी बहती है। कुंथीपुझा भी ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो यह आपका काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर बहती है। काजीरंगा दिया है ना, तो इससे होकर ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक जो होता है वह वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 144 नंबर का। 144 को हो गया। 145 क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, वह कौन सा यौगिक है जो सफेद ठोस है और जो वायु से जल वाष्प को अवशोषित करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन बी से हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, ये आपका 29 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा 29 मई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपका, निम्न में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी से हो जाएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में साल्मोनेला, ध्यान रखिएगा, साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले आए हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, यहाँ पर कोलकाता में आए हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी से हो जाएगा कोलकाता में, माफ कीजिएगा अमेरिका में आए हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, नवंबर 2021 में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजन कहाँ पर हुआ? इफी की बात कर रही है, कहाँ पर हुआ? सही जवाब है ऑप्शन ए, ये आपके गोवा में हुआ। यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। कब से कब तक चला? 20 से 28 नवंबर 2021 के मध्य 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया है, जो है गोवा की राजधानी पणजी में। यहाँ से आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को पूरा का पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।